Hello students, today we are going to start our new chapter, that is chapter number 10 of class 9 science, gravitation. Okay, about gravitation, there is a legendary story that one day while Newton was sitting under an apple tree, a ripened apple fell on his head. He knew from the first law of motion that a net force should have acted on the apples to make it fall from the tree. In chapter 8 and 9, we have learned that the force is the basic cause of motion, means force is responsible for each and every type of motion. We have learned that a force is needed to change the speed or the direction of motion of an object, means force is that cause which can change the direction of motion of an object, which can change the speed of an object. हमने लास्ट चैप्टर में जो फोर्सेज एंड लॉज ऑफ मोशन है उसमें ये पढ़ा था कि फोर्स ही वो बेसिक कॉज है, फोर्स ही वो इम्पोर्टेंट पार्ट है जो किसी भी बॉडी के स्पीड को चेंज कर सकता है या उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है. वी ऑलवेज ऑब्जर्व दैट एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट फॉल्स टूवर्ड्स द अर्थ. Whenever suppose I am having a pen in my hand, I am having a pen in my hand, and if I release then this pen will always fall towards the earth center. यानी जब हमारे हाथ में कोई पेन है और उस हम पेन को छोड़ देते हैं तो दैट पेन विल फॉल टूवर्ड्स द अर्थ सेंटर. वो पेन अर्थ के सेंटर की तरफ गिरेगा. Whatever be the objects we are dropped from the height, it always falls towards the earth. जो भी ऑब्जेक्ट किसी भी हाइट से छोड़ी जाती है वो हमेशा अर्थ की तरफ फॉल करती है, मीन्स उस ऑब्जेक्ट में मोशन आता है. इट मीन्स दैट टू प्रोड्यूस द मोशन इन द ऑब्जेक्ट्स रिलीजेज एट सम हाइट देयर वुड बी सम फोर्स. यानी जिस पेन को हमने हाथ में छोड़ा था वो पेन अर्थ सेंटर की तरफ गिर रहा, अर्थ सरफेस की तरफ गिर रहा है. इसका मतलब ये हुआ कि उस पेन पे कोई ना कोई फोर्स वर्क कर रहा है. ठीक इसी तरह से वी नो दैट ऑल द प्लैनेट्स गो अराउंड द सन एंड ऑल द सैटेलाइट्स मूव अराउंड द प्लैनेट्स. ओके, वी नो दैट ऑल द प्लैनेट्स गो अराउंड द सन, यानी जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सारे के सारे प्लैनेट्स जो हैं वो किसके अराउंड मूव करते हैं? they move around the sun and moon goes around the earth. मून का जो मोशन है वो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्यूशनरी मोशन है, यानी मून यूज टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ. इन ऑल दीज केसेस देयर मस्ट बी सम फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट्स. यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का हाइट से अर्थ सरफेस की तरफ गिरना, या प्लैनेट जो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, या फिर मून अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, इन सारे मोशन के पीछे कोई ना कोई फोर्स वर्क कर रहा होगा. मीन्स देयर माइट बी अ सम फोर्स विच मे वर्क, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स. दैट इज वाई इट इज रिटन हियर देयर मस्ट बी सम फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट्स. ओके, Isaac Newton could grasp that same forces is responsible for all these, and this force is called ग्रेविटेशनल फोर्स. न्यूटन ने ये बताया कि कोई एक सेम टाइप का फोर्स है जो इन सारे के सारे ऑब्जेक्ट के मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स. इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट ग्रेविटेशनल एंड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. यानी इस चैप्टर में हम ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे एंड व्हाट इज़ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसके बारे में जानेंगे. वी शैल डिस्कस द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ. मीन्स वट एवर बी द ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटेशनल मोशन ऑन द अर्थ सरफेस, एज वेल एज वी विल स्टडी हाउ द वेट ऑफ अ बॉडी वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. यानी किसी भी ऑब्जेक्ट्स की जो वेट है वो प्लेस टू प्लेस कैसे वेरी करती है. We shall also discuss the condition for objects to float in liquids. हम ये भी पढ़ेंगे कि what are the main conditions for the object to float in liquids. So in this chapter
we will discuss about the gravitation and universal law of gravitation and motion of the different objects under the influence of gravity, under the influence of gravitational force. So without taking too much time, let's learn about gravitation, that what is gravitation. It is written that we know that the moon goes around the earth. हम सभी जानते हैं कि मून जो है वो अर्थ का रिवॉल्यूशन करता है, अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्यूशनरी मोशन करता है, यानी मून्स रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ. ओके. एन ऑब्जेक्ट व्हेन थ्रोन अपवर्ड रीचेज अ सर्टेन हाइट एंड देन फॉल्स डाउनवर्ड्स. जब कोई भी ऑब्जेक्ट हम अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं तो दैट ऑब्जेक्ट मूव्स इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड देन up to from a certain height it again fall downwards toward the earth center. यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जब ऊपर की तरफ फेंकी जाती है तो वो फिर कुछ ऊंचाई तक पहुंचने के बाद वापस अर्थ के सेंटर की तरफ गिरने लगती है. It is said that when Newton was sitting under a tree an apple fell on him. ये एक स्टोरी बताया जाता है. दिस देयर इज़ अ लेजेंडरी स्टोरी that one day while Newton was sitting under an apple tree a ripened apple fell on his head. जब न्यूटन एक दिन क्या हुआ, सर आइजैक न्यूटन साहब जो है वो एप्पल ट्री के नीचे बैठे हुए थे और अचानक से ही उनके सर पे, उनके ऊपर एक पका हुआ सेब का फल, सेब टूट करके गिरा. तो उन्होंने जो न्यूटन ने जो लॉज ऑफ मोशन दिए थे, वॉट एवर बी द लॉज ऑफ मोशन गिवन बाय न्यूटन, द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वॉज वेरी क्लियर दैट अ बॉडी कैन नॉट मूव अनटिल एंड अनलेस इट इज़ एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स. कोई भी बॉडी अपना पोजीशन नहीं चेंज कर सकता, मोशन में नहीं आ सकता जब तक कि उस पर कोई फोर्स ना लगे. तो एप्पल तो ट्री में था, वो रेस्ट में था, लेकिन एप्पल ट्री से टूट करके अलग हो करके अर्थ सरफेस की तरफ आना शुरू किया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिर रहा है. इसका मतलब ये हुआ कि वट एवर बी द मोशन ऑफ द एप्पल, हाँ, देयर मस्ट बी अ फोर्स एक्ट ऑन इट. यानी एप्पल में जो कोई भी मोशन हो रहा है मतलब कि उस पर कोई ना कोई फोर्स लग रहा है. समझ में आ रही बातें? इट मीन्स दैट a net force should have acted on the apple to make it fall from the tree. Okay, now the fall of the apple made Newton starts thinking. He thought that if the earth can attract an apple, उन्होंने ये कंक्लूज़न निकाल लिया कि एप्पल जो है अर्थ के तरफ गिर रहा है, मीन्स अर्थ जो है उस एप्पल को अट्रैक्ट कर रही है. मैं अब इसके आधार पर उन्होंने सोचना शुरू किया. He thought that, उन्होंने सोचा, if the earth can attract an apple, can it attract the moon? जब अर्थ एप्पल को अट्रैक्ट कर सकती है तो क्या ये मून को भी अट्रैक्ट कर सकती है? Is the force the same in both cases? क्या वो फोर्स जिससे अर्थ एप्पल को अट्रैक्ट कर रही है और दूसरा फोर्स जिस फोर्स से अर्थ मून को अट्रैक्ट कर रही है, क्या ये दोनों फोर्स सेम नेचर के हैं? इज द फोर्सेज द सेम इन बोथ केसेज? ही कंजेक्चर्ड दैट द सेम टाइप ऑफ फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल इन बोथ केसेज. ही रीच्ड ऑन अ कंक्लूजन दैट द फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ ऑन एप्पल, द फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ ऑन मून इज ऑफ सेम type. He argued that at each point of its orbit the motion falls toward the earth. He argued that each point of this orbit the moon falls towards the earth. उन्होंने ये बताया कि जब मून अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है तो उसके हर एक पॉइंट पे मून जो है अर्थ के सेंटर की तरफ, अर्थ की तरफ फॉल करता है इंस्टेड ऑफ गोइंग इन अ स्ट्रेट लाइन. मून जो है अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करते समय स्ट्रेट लाइन पे ना मूव करके वो क्या करता है, दैट फॉल टुवर्ड्स द अर्थ. बट वी डू नॉट रियली सी द मून फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ. लेकिन हम ये देख नहीं पाते कि वाई मून इज़ नॉट फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द मोशन ऑफ द मून बाय रिकॉलिंग द वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी number
10.1. Okay, to understand that what is activity number 10.1, it is also there in chapter number 8 to demonstrate the circular motion. सर्कुलर मोशन को दिखाने के लिए एक्टिविटी चैप्टर नंबर 8 में भी है, दैट इज़ द एक्टिविटी नंबर 8.11. एंड नाउ इन दिस चैप्टर 10 दिस इज द एक्टिविटी नंबर 10.1. ओके, so what is the activity? Take a piece of thread, tie a small stone at one end, hold the other end of the thread and whirl it round as shown in figure 10.1. What is the figure 10.1? You are seeing that a stone describing a circular path with a velocity of constant magnitude. Now note the motion of the stone and release the thread. Again note the direction of motion of the stone. तो बच्चों, जब आप इस एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे एक थ्रेड लेकर के और उसमें स्टोन को टाई करके, और जब हम एक हाथ में थ्रेड को पकड़ के इसको व्हर्ल करेंगे तो दैट स्टोन विल मूव ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, दैट स्टोन विल सब्सक्राइब अ सर्कुलर पाथ, वो एक सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा. मीन्स एट दैट टाइम द मोशन ऑफ द स्टोन विल बी ऑन सर्कुलर ट्रैक. एंड वेन एवर यू विल रिलीज द थ्रेड, whenever you release the thread, the motion of the stone will be a straight line along the tangential direction of the circular track. Okay, so try to understand. Before the thread is released, the stone moves in a circular path with a certain speed and changes direction at every point. जब स्टोन सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा था, यानी थ्रेड को हम अपने हाथ में पकड़े हुए थे, बिफोर द थ्रेड इज रिलीज द स्टोन मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विथ अ सर्टेन स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस एवरी पॉइंट. द चेंज इन द डायरेक्शन इन्वॉल्व्स चेंज इन द वेलोसिटी और एक्सेलरेशन. जब डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो स्टोन की वेलोसिटी चेंज होगी, और वेलोसिटी चेंज होगी तो क्या चेंज होगा? एक्सेलरेशन. नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, if there is change in acceleration of the object, there must be a force acting on the object, that F is equal to ma. मतलब कि स्टोन के वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मीन्स उसमें एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है. तो व्हेन स्टोन विल परफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, it must be acted upon by a force. The force that causes this acceleration and keeps the body moving along the circular path is acting toward the center, and this force is called centripetal force, means center seeking force. जब कभी भी कोई बॉडी सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही होती है तो उसको उसके डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, उसके मोशन के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए उस पर एक सेंटर की तरफ फोर्स लगता है, दैट इज़ कॉल्ड सेंट्रल सीकिंग फोर्स और सेंट्रल फोर्स, सेंटर सीकिंग फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स. ओके, in the absence of this centripetal force, the stone flies off along a straight line. This straight line will be a tangent to the circular path. और ये जो straight line होगा that will be a tangent to the circular track. यानी जैसे ही हम thread को रिलीज करते हैं, स्टोन जो है स्ट्रेट लाइन पे मूव करता हुआ सर्कुलर ट्रैक के टेंजेंशियल डायरेक्शन में आगे बढ़ जाता है. तो नाउ द मेन कंसर्न इज दैट what is tangent. You can observe it from the figure that there is a circle and there is a straight line ABC, and this straight line ABC touches the circle at a single point B. So straight line that meets the circle at one and only one point is called a tangent to the circle, and that straight line ABC is a tangent to the circle at that point. Is it clear that what is tangent? The straight line which touches the circular track, circular path at a single point is called tangent of that circle. Okay, now try to correlate the result of this activity to the motion of the moon. Actually the stone was revolving on a circular track due to the centripetal force that was acted along the center. In the same way, the motion of the moon around the earth is due to the centripetal force. The motion of the moon around the earth is due to the centripetal force. यानी मून अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर लेता है, दैट इज ओनली ड्यू टू दी सेंट्रीपिटल फोर्स.
एंड द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। जो मून अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है और इस रिवॉल्यूशनरी मोशन के लिए, इस सर्कुलर मोशन के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है, दैट इज प्रोवाइडेड बाय द अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। यानी अर्थ मून को अपनी तरफ जिस फोर्स से अट्रैक्ट कर रही होती है, दैट फोर्स वर्क्स एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। If this attraction of the earth on moon were absent, then the moon would pursue a uniform straight line motion। जैसा कि हमने थ्रेड को रिलीज किया और स्टोन जो है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर गया। इन द सेम वे, इफ द अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन मून वर एब्सेंट, देन इन सच केस द मून वुड परस्यू अ यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन। इस केस में मून किस मोशन को परफॉर्म करता? स्ट्रेट लाइन मोशन पे मूव करता हुआ अर्थ के ऑर्बिट से बाहर चला जाता। सो इट इज़ सीन दैट फॉलिंग एप्पल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। डज द एप्पल अट्रैक्ट द अर्थ? इफ सो, डू नॉट सी द अर्थ मूविंग टुवर्ड्स एन एप्पल। वाई? जैसे कि अगर हम किसी भी यहाँ पे एप्पल का एग्जांपल दिया है, अगर मान लो हमने एक पेन लिया और उस पेन को हवा में, यानी किसी भी अर्थ सरफेस से किसी भी हाइट पे उसको रिलीज करते हैं, तो अर्थ उस पेन को अट्रैक्ट करता है, अर्थ उस पेन को अट्रैक्ट कर लेती है। एंड इफ पेन इज ऑल्सो अट्रैक्ट द अर्थ, देन वाई वी आर नॉट सीइंग द मोशन ऑफ द अर्थ टुवर्ड्स द पेन? वाई वी डू नॉट सी द अर्थ मूविंग टुवर्ड्स एन एप्पल? टू गेट दिस आंसर, let us recall the concept of inertia. Let us recall the concept of, you all are familiar that mass is the measure of inertia. According to the third law of motion, the apple does attract the earth। यानी अर्थ ने एप्पल को अट्रैक्ट किया तो एक्शन हो गया, तो अब उसका रिएक्शन किस पे आएगा? एप्पल भी अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, दैट विल बी द रिएक्शन। यानी एक्शन हुआ एप्पल पे, तो रिएक्शन किस पे आएगा? The reaction will come on the earth. That is why apple does attract the earth. But according to the second law of motion, for a given force, acceleration is inversely proportional to the mass of an object। यानी अगर किसी एक ऑब्जेक्ट है और दूसरा ऑब्जेक्ट है, दोनों पे सेम फोर्स लग रहा है, तो इन दैट केस एक्सेलरेशन विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी मास। यानी वो ऑब्जेक्ट जिसका मास ज़्यादा होगा उसमें कम एक्सेलरेशन आएगा, और जिसका मास कम होगा उसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा आएगा। मीन्स एक्सेलरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, सो मास ऑफ द एप्पल इज नेग्लिजिबली स्मॉल इन कंपेरिजन टू द मास ऑफ द अर्थ। सो वी डू नॉट सी द अर्थ मूविंग टुवर्ड्स द एप्पल। एक्सटेंड द सेम आर्गूमेंट फॉर वाई द अर्थ डज नॉट मूव टुवर्ड्स द मून। यानी कि जब एप्पल अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है तो उतना ही फोर्स अर्थ भी एप्पल पे लगा रही है। यानी एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट। जितना फोर्स एप्पल पे लग रहा है उतना ही फोर्स अर्थ पे भी लग रहा है। बट अर्थ इज नॉट मूविंग टुवर्ड्स द एप्पल, एप्पल इज यूज्ड टू मूव टुवर्ड्स द अर्थ। व्हाई? बिकॉज द मास ऑफ द एप्पल इज वेरी लेस इन कंपेरिजन टू दैट ऑफ मास ऑफ द अर्थ। मतलब कि एप्पल का मास अर्थ के मास के कंपेरिजन में बहुत ही कम है, तो उतने ही फोर्स से एप्पल में इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है कि दैट एप्पल फॉल टुवर्ड द अर्थ सरफेस, बट द मास ऑफ द अर्थ इज वेरी हाई and that force is not sufficient to move the earth towards the apple. So that same argument you can utter about the moon and earth, why the earth does not move towards the moon. Now in our solar system all the planets go around the sun by arguing the same way. In our solar system all the planets go around the sun by arguing the same way. We can say that there exists a force between the sun and the planet. जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि मून अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है और जो अर्थ का अट्रैक्शन मून पे लग रहा है, दैट अट्रैक्शन प्लेज द रोल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड दैट इज़ वाई
मून इज एबल टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ. ओके, अर्थ जो है मून को जिस फोर्स से अट्रैक्ट करती है, दैट फोर्स प्लेज द रोल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, and that is why moon is revolving around the earth. In the same way, all the planets revolves around the sun due to the centripetal force applied by the sun on the planets. जितने भी planets हैं, all the 8 planets, कितने planets हैं? 8 planets. कौन कौन से planets हैं भाई? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, Uranus and Neptune. All these planets revolves around the sun due to the attraction of the sun on the planets. The attraction of the sun on the planets works as a centripetal force, and this force between sun and planets provides the required centripetal force such that all the planets may revolve around the sun. From the above facts, Newton concluded that not only does the earth attract an apple and the moon, but all the objects in the universe attracts each other, and this force of attraction between object is called gravitational force. न्यूटन ने ये बताया कि अर्थ सिर्फ एप्पल को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करती, जिससे एप्पल अर्थ सरफेस की तरफ गिरता है. अर्थ मून को ही नहीं अट्रैक्ट करता. Actually, earth attract all the particles, all the objects which are lies on the earth surface, and not only on the earth surface, whatever be the material bodies present in all over universe, they all attract each other. Okay, Newton concluded that all objects in the universe attracts each other, and this force of attraction between the material objects is called gravitational force, and that is why it is called universal gravitational force. Why universal gravitational force? Because this force of attraction between the material object exists everywhere in the whole universe. That is why it is called universal gravitational force. यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये पूरे ऑल ओवर यूनिवर्स में हर एक मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगता है. ईच एंड एवरी मटेरियल ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट ईच अदर, and this force of attraction between the material objects is called gravitational force.